दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक क्रिकेट मैदान पर घास पर ये विज्ञापन कैसे बनाए जाते हैं? या फिर ये कि जब कोई प्लेन फ्लाई होता है तब ये ग्राउंड स्टाफ हवाई जहाज को इन इशारों के जरिए क्या सिग्नल देते हैं? अच्छा, ये तो जानते होंगे कि चाइना एक दूसरा आर्टिफिशियल चांद क्यों बना रहा है। अगर इस बारे में कोई आइडिया नहीं तो आज के इस एपिसोड को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि करने वाला हूँ आपको मैं कुछ ऐसे ही ऑसम और इनक्रेडिबल फैक्ट से फैक्टिफाई। तो अगले कुछ मिनटों के लिए सभी कामकाज छोड़ के डाल लीजिए अपने कानों में उन हाई बेस वाले हेडफोन्स को। बिना एक भी और पल गवाए शुरू करते हैं आज का ये सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्रिकेट देखने का शौक किसे नहीं। आपने भी क्रिकेट मैच के दौरान घास पर बने इन विज्ञापनों को देखा होगा। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि मैदान के घास पर इन्हें बनाया कैसे जाता होगा? नहीं भी सोचा तो भी जान लें कि पहले के समय में तो ये एडवर्टीजमेंट्स घास पर ही पेंट की जाती थी। ब्रांड के लोगों के स्टेंसिल और स्प्रे पेंट्स की मदद से इन्हें घास पर ही बनाया जाता था और इन्हें पेंट भी कुछ ऐसे किया जाता था कि कैमरे से देखने पर ये 3D नजर आए। लेकिन अब दोस्तों, पेंट की जगह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने ले ली है। 3D मॉर्फिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से अब इन्हें मैच के लाइव टेलीकास्ट में ही एम्बेड कर लिया जाता है और हमें लगता है कि जैसे ये घास पर ही छपे हों। इस टेक्नोलॉजी से पेंट का खर्चा तो बचता ही है, साथ ही एक ही मैच में मैदान पर अलग अलग कई स्पॉन्सर्स की एडवर्टीजमेंट करना भी बेहद आसान हो गया है। तो कुछ समझे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तकनीक की दुनिया में बड़े बड़े कारनामे कर चुका चीन अब अपने लिए एक खुद का आर्टिफिशियल चांद बनाने में जुटा है। जी हाँ, 2018 में जब चीनी वैज्ञानिक वू चुनफेंग ने चेंगडू शहर को एक आर्टिफिशियल मून से रोशन करने की बात की तो सब हैरान रह गए। लेकिन अब 2 साल बाद चीन अपनी इस परियोजना पर बहुत आगे बढ़ चुका है और मुमकिन है कि अगले 1-2 साल में वो अपना पहला आर्टिफिशियल मून स्थापित भी कर ले। दोस्तों, इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की सतह किसी आईने की तरह होगी और चीनी वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा सिर्फ एक चांद 10 से 80 किलोमीटर की परिधि को रोशन करने में सक्षम होगा, जिससे इस एरिया में आने वाले सभी शहरों, गाँव और कस्बों में स्ट्रीट लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ये इलाका स्ट्रीट लाइट फ्री हो जाएगा। दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो अकेले चेंगडू शहर में ही सालाना 174 मिलियन US डॉलर्स वर्थ के बिजली बिल की बचत होगी। लेकिन दोस्तों, इसे हकीकत बनाने के रास्ते में इस सैटेलाइट का साइज, लोकेशन और स्पीड जैसे कई चैलेंजेस हैं, जिन्हें चीन पार कैसे पाएगा ये वही जानता है। वैसे भी अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में चीन दुनिया को ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, एयरपोर्ट पर आपने रनवे पर प्लेन्स को सिग्नल करते ग्राउंड स्टाफ को तो देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्राउंड स्टाफ द्वारा दिए जाने वाले इन विजुअल सिग्नल्स की जरूरत पायलट को क्यों पड़ती है और इनका मतलब क्या होता है? अगर नहीं तो बता दूं कि एयरक्राफ्ट को रनवे पर गाइड करने वाले इस सिग्नलिंग सिस्टम को एयरक्राफ्ट मार्शलिंग कहते हैं और सिग्नल करने वाले ग्राउंड स्टाफ को मार्शलर कहा जाता है। एयरपोर्ट्स पर मार्शलर्स का काम एयरक्राफ्ट को सही से रनवे पर अलाइन करना या फिर सटीकता से पार्किंग में मदद करना होता है। एक मार्शलर के यूजुअल इक्विपमेंट्स में उसकी रिफ्लेक्टिंग सेफ्टी वेस्ट, हेलमेट, एयर मफ्स और दोनों हाथों में ये मार्शलिंग बैंड शामिल होते हैं। अलग अलग सिग्नल्स की मदद से एक मार्शलर सामने चल रहे प्लेन के पायलट को टर्न लेने, स्लो करने, रुकने और इंजन बंद करने जैसी कई इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक हाथ हवा में उठाने का मतलब होता है रास्ता साफ है और दोनों हाथ साइड में ऊपर नीचे करने का मतलब होता है प्लेन की स्पीड को कम करना। और अगर कभी इन सिग्नल्स को देखकर पायलट कंफ्यूज हो जाए तो उसके लिए पायलट भी मार्शलर को इस सिग्नल से बताता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अगर आपको इन फैक्ट से कुछ भी नया सीखने को मिलता हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और उनको भी मौका दे हर हफ्ते फैक्टिफाइड होने का। खैर, अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, गोरखा फाइटर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। गजब की बहादुरी और वॉर टैक्टिक्स में अपनी महारत के चलते भारत और नेपाल के अलावा यूके और सिंगापुर जैसे देशों की आर्मी में भी गोरखा बटालियंस और टुकड़ियां मौजूद हैं। आज इस फैक्ट में मैं आपको एक ऐसे गोरखा फाइटर की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने अपनी खुकरी और सिर्फ एक बोल्ट एक्शन राइफल की मदद से 200 जापानी सोल्जर्स का सामना किया था। इस बहादुर गोरखा का नाम था लचिमन गुरुंग, जिसकी कंपनी वर्ल्ड वॉर 2 में बर्मा में चल रहे युद्ध के दौरान जापानीज ट्रूप्स के एक अचानक हमले से सरप्राइज हो गई थी। जिस ट्रेंच में ये गोरखा जवान थे उसमें जापानियों ने कई ग्रेनेड्स डाल दिए। गुरुंग ने 2 ग्रेनेड तो अंधेरे में छिपे उन जापानियों पर वापस फेंक दिए, लेकिन तीसरा ग्रेनेड उनके हाथ में ही फट गया। दाएं हाथ की उंगलियां खोने और मुंह पर ग्रेनेड के धमाके से हुए जख्म के बावजूद
गुरुंग ने वही किया जो एक गोरखा करना जानता है, और वो है मरते दम तक लड़ते रहना। सुबह तक गुरुंग ने अपनी MK3 बोल्ट एक्शन राइफल से एक एक करके 31 जापानी जवानों को मौत के घाट उतार दिया, और ये भी तब जब उनका दायां हाथ काम नहीं कर रहा था। विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित लचिमन गुरुंग की मृत्यु 2010 में 92 साल की उम्र में इंग्लैंड में हुई। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टेक्सास अमेरिका की रहने वाली एक महिला ने 2018 में हॉलीवुड स्टार और सेक्सीएस्ट मैन अलाइव ब्रैड पिट पर $1,00,000 या फिर 73 लाख रुपए का मुकदमा ठोक दिया था, और वो किस लिए ये जानकर आपको शायद यकीन ना हो। दोस्तों, केली क्रिस्टीना नाम की इस महिला का कहना था कि ब्रैड पिट उनसे कई महीनों से बात कर रहा था और शादी का झांसा देकर उसने केली से हजारों डॉलर भी ऐंठ लिए थे। लेकिन जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो ये साफ हो गया कि केली एक ऑनलाइन स्कैम का शिकार बन गई थी। एक साइबरकॉन आर्टिस्ट ने ब्रैड पिट की फेक आईडी बनाकर केली से कई महीनों तक बातचीत की, और इस दौरान केली द्वारा ऑर्गेनाइज कुछ इवेंट्स में आने की एवज में $40,000 या फिर 30 लाख भारतीय रुपए के लगभग की ठगी कर ली। कोर्ट में ब्रैड पिट के लॉयर्स ने यह साफ कर दिया कि ऑस्कर विनर एक्टर का इस महिला से कभी भी कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ, जिसके बाद केली के पैसे डूबे सो डूबे, बेचारी का दिल भी टूट गया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1963 में एक आदमी को अपने ही घर में कुछ रिपेयर का काम करते हुए गलती से एक अंडरग्राउंड शहर का रास्ता मिल गया था। जी हाँ, ये कहानी है कैपाडोकिया के रहने वाले एक आम तुर्क नागरिक की, जिसने अपनी बेसमेंट में जब एक दीवार गिराई तो उसे रास्ता मिला एक अंडरग्राउंड टनल का, जो ओपन हुई एक कंप्लीटली अंडरग्राउंड हिडन सिटी में, जिसका नाम था डेरिनक्यू। हिस्टोरियंस के मुताबिक सरफेस से 18 स्टोरीज नीचे तक बनी इस मल्टी लेवल सिटी में अपने समय पे 20,000 से भी ज्यादा लोग और मवेशी रह सकते थे। 10वीं सदी के आसपास बनाया गया ये शहर एक बहुत बड़े बंकर जैसा है, जिसे शायद अरब और बाइजेंटाइंस के बीच में चल रहे युद्धों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए बनवाया गया था। इस शहर में किचन, चर्च, मकबरों और स्कूल्स का एक ऐसा अंडरग्राउंड नेटवर्क है जिसे देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये सबूत है इंसानों की एंशिएंट टेक्नोलॉजी का। आप क्या सोचते हैं? फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने भी सुना या महसूस किया होगा कि हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था का हाल कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाल ही में आई IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल हमारे देश की पर कैपिटा GDP यानी कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बांग्लादेश से भी पिछड़ गया है। लेकिन क्या सिर्फ बांग्लादेश ही है जो हमें पीछे छोड़ रहा है? नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका, भूटान और मालदीव जैसे देश भी इस मामले में हमसे आगे हैं। और इसके बाद तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सिर्फ पाकिस्तान और नेपाल ही रह जाएंगे जो इस मामले में हमसे पीछे रह जाएंगे। तो क्या हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हम अभी पाकिस्तान और नेपाल से बेहतर हैं? नहीं दोस्तों, किसी भी बीमारी के इलाज से पहले बीमारी को मानना और पहचानना जरूरी है। लेकिन इकोनॉमी की पड़ी किसे है? अभी बिहार में इलेक्शन है, फिर कहीं और आ जाएंगे। आप भी सोचिएगा कि जब इसी कोरोना काल में बांग्लादेश +4% की ग्रोथ रेट दिखा रहा है, तब हम क्यों -9% से सिकुड़ रहे हैं? चुनिए जिसे मर्जी, लेकिन सवाल भी पूछिए। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको 10, 20 और 50 के नोट्स के पीछे छपी हमारी धरोहरों के बारे में संक्षेप में बताया था। आज इस फैक्ट में बाकी के नोट्स। तो 100 रुपए के नोट के पीछे जब आप नजर डालेंगे तो दिखेगी आपको गुजरात के पटन में सरस्वती के किनारे बनी ये अद्भुत रानी की बाव। ये एक स्टेपवेल है जो रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव एक की यादगार में खुद बनवाया था। हर मंजिल पर सुंदर मूर्तिकला और नक्काशी से सजी ये बाव एक इन्वर्टेड टेम्पल की तरह है, जिसे अगर आप कभी गुजरात आए तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अब 200 के नोट के पीछे नजर डालें तो दिखता है मशहूर सांची स्तूपा, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूपा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 54 फीट ऊंचा और 120 फीट चौड़ा ये बौद्ध स्मारक 2300 साल से भी ज्यादा पुराना है और देखने में अविश्वसनीय लगता है। अब बात करें 500 के नोट की, तो इसके पीछे है दिल्ली का मशहूर लाल किला और 2000 के नोट के पीछे है मंगलयान सैटेलाइट। इन दोनों के बारे में उम्मीद करता हूं कि आप पहले से ही बहुत कुछ जानते होंगे। नीचे कमेंट्स में बताइएगा क्या। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे से पेंट्री कार गायब होने वाली है? जी हाँ, भारतीय रेल की चलती फिरती ये किचन अब पटरी पर दौड़ती नजर नहीं आएगी। रेलवे काफी समय से पेंट्री कार की सेवा को ट्रेन से उतारना चाहती थी, लेकिन इसकी शुरुआत हुई कोरोना महामारी के बाद, जब रेलवेज ने सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेन में खाना सप्लाई करना बंद कर दिया।
इससे रेलवे को ट्रायल करने के लिए समय मिल गया और उन्होंने पेंट्री कार की जगह AC 3 टियर का डब्बा ट्रेन में जोड़ दिया। कोरोना के बाद जब सर्विसेज नॉर्मल होंगी तब यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर मौजूद बेस किचन में बना हुआ पैकेज्ड कैसेरोल खाना ही परोसा जाएगा, जिससे हाइजीन भी सुधरने की उम्मीद है, क्योंकि छोटी सी पेंट्री कार में सफाई नहीं रह पाती। इस अकेले बदलाव से 700 लंबी दूरी की ट्रेन से पेंट्री कार को हटाकर AC कोच फिट कर दिए जाएंगे और रेलवे को प्रतिवर्ष 1400 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों अब AC कोचेस में कंबल, बेडशीट और पिल्लो वगैरह भी नहीं मिलेंगे। जो घर से ये बिस्तर लाना भूल जाएं, वो स्टेशन से इन चीजों को खरीद सकते हैं। खैर, अब वक्त हो चला है इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है अर्जीना परवीन ने। अर्जीना जी लिखती हैं कि जापान के लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स पर हमारी तरह सिग्नेचर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो एक खास तरह की स्टैंप, जिसे हैंको कहते हैं, यूज करते हैं। ये एक यूनिक सील होती है जिसे सिटी ऑफिशियल्स किसी इंडिविजुअल या फिर कॉरपोरेशन को अलॉट करते हैं। ट्रेडिशनली चाइना से ओरिजिनेटेड स्टैंप्स का ये सिस्टम पूरे जापान और कोरिया के एक बड़े हिस्से में आज भी चलन में है। यहाँ तक कि बाहर से आने वाले लोग भी जापान में अपनी हैंको स्टैंप बनवाते हैं ताकि वो लेस ऑफ एन आउटसाइडर लगे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आप भी अपनी हैंको स्टैंप चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे बताना। साथ ही कोई फीडबैक या शिकायत हो तो भी लिखना। फिलहाल आज तो यहीं खत्म होता है ये अमेजिंग सफर, लेकिन वादा है आऊंगा फिर अगले हफ्ते करने आप सभी को फैक्टिफाई। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।